2023 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट और 2024 में न्यूयॉर्क में अडानी को इंडाइट किया जाता है। अडानी ग्रुप को 6 लोगों को इंडाइट किया जाता है 2000 करोड़ के स्कैम में। 2 साल में 2 बारी अटैक, दोनों बारी अटैक अमेरिका बेस्ड ग्रुप इकोसिस्टम लॉबी से। तो चंद सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या गौतम अडानी का जो पूरा ये अडानी ग्रुप है ये करप्ट है? क्या भारत में ब्राइबरी बेस्ड ये ग्रुप है? क्या इंटरनेशनल लॉ, इंडियन लॉ का उल्लंघन हुआ है? क्या वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर अडानी एक बहुत बड़ी करप्टिंग इन्फ्लुएंस है? इन सब बातों पे बात करने के साथ ही साथ आज मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं। आपको थोड़ा यूएस का लीगल सिस्टम समझ आएगा, इंडिया का लीगल सिस्टम समझ आएगा, वर्ल्ड इकोनॉमी समझ आएगी और इकोनॉमी के साथ पॉलिटिक्स समझ आएगा, क्योंकि देश इकोनॉमी पे स्ट्रांग होते हैं और वो पॉलिटिकली वो काम करते हैं जिससे उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग रहे। तो इस पूरी स्टोरी के पीछे कुछ मेजर चेहरे हैं। उन चेहरों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है इस इंडाइटमेंट से पहले। ब्रीफ में मैं आपको इंडाइटमेंट भी बता देता हूं कि आपको केस समझ आ जाए, पर सारी बात ये जो केस की फैक्ट्स हैं उसमें नहीं है, सारी बात ये जो पूरा सिस्टम है उसके अंदर छुपी हुई है। केस क्या है? बहुत सिंपल भाषा में, चेयरमैन गौतम अडानी के और अडानी ग्रुप, उनके नेफ्यू सागर अडानी और 6 और को इंडाइट किया गया है। 2029 करोड़ की ब्राइबरी केस है। एलिगेशन ये है $250 मिलियन, जो रफली 2000 करोड़ हो गया, वो भारत में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दी गई थी और उसके लिए फंड रेज किया गया था यूएस में और यूएस के बैंक्स में और यूएस के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। ये यूएस अटॉर्नी ऑफिस ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट न्यूयॉर्क की स्टेटमेंट आई है। सिंपल सिंपल बात है, 2000 करोड़ रुपया यूज किया गया ब्राइब देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स में। अच्छा, जो 4 स्टेट गवर्नमेंट्स का नाम लिया है वो चारों की चारों नॉन बीजेपी है। अच्छा, अब जो बीजेपी है वो सोशल मीडिया पे जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं वो इस बात को बहुत हाईलाइट कर रहे हैं। मैं इस बात को इंपॉर्टेंट नहीं मानता, क्योंकि वो ये पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप में आप देखिए, टारगेट बहुत क्लियर है, उस टारगेट को ही अटैक किया जाएगा। और चाहे वो इंडियन स्टेट हो, चाहे वो बीजेपी रूल्ड हो, चाहे वो नॉन बीजेपी रूल्ड हो, यूएस गवर्नमेंट या यूएस कोर्ट के अंदर ऐसा एक्शन मैं एक भारतीय के परस्पेक्टिव से ले रहा हूं। तो इसलिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स थी, जबकि कहा जा रहा है नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जो उस समय बीजेपी के अंडर नहीं थे। पर ये पूरा केस समझने के लिए, जैसे मैंने आपको कहा, हमें कुछ मोटे चेहरे समझने हैं। जॉर्ज सोरोज उसमें एक नाम है। जॉर्ज सोरोज एक बिलियनियर है। उस बिलियनियर के बारे में एलॉन मस्क ने बहुत फेमसली कहा था कि ये पूरा वेस्टर्न सिविलाइजेशन जिससे वो बॉदर्ड है उसको डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तो पहला करेक्टर है जॉर्ज सोरोस, बिलियनियर, जिसने एक टाइम पे ये भी कहा था कि सबसे बड़ा थ्रेट वर्ल्ड में अगर कोई है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा थ्रेट है तो वो है नरेंद्र मोदी की सरकार। कि जो कश्मीर इशू को लेकर, कश्मीर इशू खत्म नहीं हुआ है, बहुत लोगों को धारा 370 जो हटाई गई है वो बहुत लोगों को अभी भी हजम नहीं हुई है। उनके मुताबिक सबसे बड़ा वर्ल्ड थ्रेट ये है। एलॉन मस्क दूसरे कैरेक्टर है, पर उस दूसरे कैरेक्टर से पहले हमें पहला कैरेक्टर को खत्म कर लेना चाहिए। और जॉर्ज सोरोस की ये वीडियो बहुत जरूरी है, जिसमें वो बहुत खुश हो रहा है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद कि अब तो मोदी गयो, 24 का चुनाव नहीं हुआ था, उम्मीद थी कि मोदी गयो। सुन लीजिए आप। Reverting to India, Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and his stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in Parliament. This will significantly weaken Modi's stranglehold on India's federal government and open the door. तो पहले कैरेक्टर को मोदी से प्रॉब्लम है, भारत जिस तरह चलता है, हमारी संस्कृति जिस तरह है उससे प्रॉब्लम है। उनका एक बड़ा डिफाइंड वर्ल्ड व्यू है और उस वर्ल्ड व्यू के साथ वो अपने पैसे कमाते हैं। वो लंदन की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय करके, बहुत देशों की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय करके पैसे कमाए। तो कुछ लोग इकोनॉमी को बढ़ा के पैसे कमाते हैं, कुछ लोग इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करके पैसे कमाते हैं। दोनों तरफ इकोनॉमी चल रही है, शायद ये फ्री मार्केट फोर्सेस भी है। पर उस फोर्सेस के लिए अगर आप पूरे सिस्टम को हिला दें, वो किसी भी देश के लिए डेंजरस है। सोरोस के लिए अच्छा होगा, देश के लिए डेंजरस होता है। दूसरा कैरेक्टर इसमें है एलॉन मस्क, जो अब वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी है बाय फार, जिन्होंने मैसिव रिस्क लिया यूएस इलेक्शन पे और एक तरफा डोनाल्ड ट्रंप के साथ है, एक तरफा ट्रंप के साथ आके जिन्होंने कहा सोरोस वेस्टर्न गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। इंडियन गवर्नमेंट की उनको परवाह है नहीं, या इंडिया की परवाह नहीं है किसी को भी, पर इंडिया के लिए तो वेस्ट से भी बड़ा थ्रेट है। तो दूसरे कैरेक्टर एलॉन मस्क हैं।
तीसरे राहुल गांधी, जो आज स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अडानी को अरेस्ट किया जाना चाहिए, उन पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सबको पता है। चौथे कैरेक्टर प्रधानमंत्री मोदी, जो अपनी तरफ से तो पूरे देश की इकोनॉमी पे काम कर रहे हैं, सबको साथ उठा रहे हैं, चाहते हैं कि भारत ग्लोबल स्टेज पे आए, डिप्लोमेसी भी करे, रशिया के साथ भी रहे, यूएस के साथ भी रहे, जो एंटी इंडिया फोर्सेस है उसको ब्लॉक भी करे, और इकोनॉमिक हाई टेबल पे हमारा स्टैंड हो। उनके बारे में भी ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप सब जानते ही हैं। और पांचवा कैरेक्टर है प्रेसिडेंट ट्रंप। अब यूएस में जो इंडाइटमेंट हुई है, मैं प्रेसिडेंट ट्रंप पे क्यों आ जाता हूं, इसके दो कारण है। पहला कारण आपको पता है कि न्यूयॉर्क में ही, ये भी न्यूयॉर्क में हुआ है, न्यूयॉर्क में ही प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर केस चला था। उस केस के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप को गिल्टी फाइंड किया गया था, 34 काउंट्स पे उनको गिल्टी फाइंड किया गया था। मतलब 34 अलग अलग सेक्शंस, धाराएं, अगर मैं इंडिया की भाषा में बोलूं, उसके अंदर उनको गिल्टी पाया गया था। पनिशमेंट नहीं हुई क्योंकि वो केस जीत गए हैं। तो वही न्यूयॉर्क का जज 2-3 बारी डेट लगा चुका है, कन्विक्टेड फेलन, तभी पूरे चुनाव में कहा जा रहा था अक्यूज नहीं है, कन्विक्टेड, और कन्विक्टेड बाय अ ज्यूरी, वहां पे ज्यूरी सिस्टम है। आप लोगों का एक सवाल होगा जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंडाइक्टेड इंडाइक्टेड क्या हुआ। यूएस में जो ये इंडाइक्टेड होता है, इसका मतलब आप मोटा मोटा ब्रॉडली मान लीजिए आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है, समवेयर बिटवीन एफआईआर और चार्जशीट आपके ऊपर आ गई है, पर सिंप्लिसिटी के लिए आप मान लीजिए कि आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। इस एफआईआर में आपके अगेंस्ट, अडानी के अगेंस्ट कहा गया है कि 2020 और 2024 के बीच में 250 मिलियन ब्राइब दिया गया कि सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट मिले, जिससे 2 बिलियन प्रॉफिट होता है, और गौतम अडानी पर्सनली इंडियन ऑफिशियल से मिलता था ये स्कीम करने के लिए। ये अटॉर्नीज ऑफिस ऑफ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क, अगेन न्यूयॉर्क, वकील अलग अलग है पर न्यूयॉर्क। अब इसमें मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं जो रेलेवेंट है सोरोस को लेके। वो पहली बात ये है कि एलॉन मस्क ने बहुत पहले एक ट्वीट किया था कि सोरोस ने ना एक बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी देख ली है, जिसमें सोरोस ये करता है कि वो सेनेटर पे पैसा खर्चने की जगह, गवर्नर पे पैसा खर्चने की जगह, जो भारत में एमपी हो गया या सीएम हो गया, वो पैसा खर्चता है प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करने में। ये देखिए, perfectly said. Soros astutely identified a massive arbitrage opportunity in district attorney elections where a relatively small amount of money has outsized influence. इसका क्या मतलब है, मैं बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूं। ये डेविड सैक्स हैं, ये भी बिलियनियर हैं, ये कह रहे हैं कि सोरोस ने यूनिकली डिस्ट्रक्टिव है, मतलब एक अजीब तरह से डिस्ट्रक्टिव है लॉ एंड ऑर्डर को, और उसके डीएज हैं सोरोस डीएज। तो अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में जो केस लेके आता है कोर्ट में, हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट अपॉइंट करती है सीबीआई के वकील को, ईडी के वकील को। वहां पे पूरी जो स्टेट का डीए हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जो हेड हो गया पूरी प्रोसिक्यूशन का, वो चुनाव लड़के आता है। तो एलॉन मस्क कह रहा है जैसे एक अच्छा बिजनेसमैन होता है, सोरोस अच्छा बिजनेसमैन है, बहुत पैसा कमाया है, उसने देखा कि थोड़े से पैसे में, क्योंकि वकील की रेस है, प्रोसिक्यूटर की रेस है, तो पूरा प्रदेश की जनता इतनी इन्वॉल्व नहीं होती है, क्योंकि उनको पता है कि ये प्रोसिक्यूटर बिजली का दाम, पानी का दाम, खाने में क्या होगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी, ये सब नहीं कम कर सकता, वो तो गवर्नर करते हैं या जो कांग्रेस में जीतते हैं वो करते हैं, जो इलेक्टेड पॉलिटिशियंस हैं। तो सारी जनता इतना वोट नहीं करती, खर्चा भी कंपैरेटिव बेसिस पे बहुत कम होता है चुनाव का। उस खर्चे में अगर सोरोस ज्यादा पैसा फेंक दे तो वो पूरे स्टेट का प्रोसिक्यूटर जो केस लेके आएगा उसको अपॉइंट कर लेगा। अच्छा, क्योंकि चुनाव गिन के आया होता है तो पावर बड़ी होती है। भारत में प्रोसिक्यूटर के पास इतनी पावर नहीं है, बिल्कुल भी इतनी पावर नहीं है। डीए के पास बहुत पावर होती है यूएस में, क्योंकि वो चुनाव जीत के आता है। वो डिसाइड कर सकता है इफेक्टिवली किसके ऊपर केस डलेगा और किसके ऊपर नहीं डलेगा। ऑलमोस्ट सेम फैक्ट्स हो जाए तब भी वो डिसाइड कर सकता है मैं इस पे केस डालूंगा, इस पे केस नहीं डालूंगा। भारत में ऐसी पावर अगर आप बोले भी तो वो ब्यूरोक्रेसी के पास है, जो जांच एजेंसी के पास है, प्रोसिक्यूटर के पास नहीं है। यहां पे वो पावर प्रोसिक्यूटर के पास है। तभी ट्रंप जो 34 केसेस में कन्विक्ट हुआ था, ट्रंप की टीम बोलते रहेगी कि आप एक और ऐसा बिजनेसमैन बता दीजिए पूरी हिस्ट्री में जिसके ऊपर आपने ऐसा कोई केस डाला। जो आप इस पे अपराध बोल रहे हैं ये अपराध ही नहीं था, ऐसा केस ही नहीं बनता। आप लॉ को बड़े अजीब तरीके से अब इंटरप्रेट कर रहे हो, ट्रंप को टारगेट करने के लिए उस पर केस डाल रहे हो। न्यूयॉर्क में डाला, डीए सोरोस डीए था, जूरी न्यूयॉर्क की थी, आपने कन्विक्ट भी करवा लिया क्योंकि आपने इंटरप्रिटेशन ऐसी कर दी लॉ की जो इससे पहले किसी बिजनेसमैन के अगेंस्ट नहीं हुई थी, और 34 अलग अलग अपराधों में कन्विक्ट करवा दिया। इंडाइट में आपको बता चुका हूं, एफआईआर होती है, कन्विक्ट तो हर देश में सेम होता है कि कोर्ट ने आपको गिल्टी पा लिया। गिल्टी पाने के बाद कोर्ट सजा देता है। वो सजा नहीं दी गई क्योंकि ट्रंप
इलेक्शन जीत गए, नहीं जीते होते तो जेल जाते और जेल के अंदर बैठे होते। ये पूरी तैयारी हो गई थी। आपको ये भारत कॉन्टेक्स्ट में इसलिए बताना चाहिए, जब लोग बोलते हैं कि भारत में जांच एजेंसी से दुरुपयोग होता है, दुरुपयोग जांच एजेंसी का किसी भी देश में हो सकता है, इसलिए सिटीजन्स को हमेशा अवेयर और सतर्क रहना चाहिए। अब ये जो न्यूयॉर्क के अंदर है, जो ये केस लेके आए हैं, इसकी टाइमिंग भी बड़ी क्यूरियस है। जब हिंडनबर्ग केस आया था तब भी अडानी अब्रॉड पैसा रेस कर रहे थे, जब ये केस आया तब भी अडानी पैसा रेस कर रहे थे। उन्होंने अपना जो पैसा रेस करने का प्लान था यूएस में, वो कैंसिल कर दिया है। कोई भी बड़ा ग्रुप हो, मुझे नहीं पता अडानी गिल्टी है या नहीं है, मैं साफ बोल रहा हूं, पर कोई भी अगर बड़ा ग्रुप हो, अगर आप उसको पैसा रेस करने की उसकी एबिलिटी रोक दें, तो आज नहीं तो कल वो ग्रुप गिर ही जाएगा। जो बैंक में पैसा पड़ा होता है, फेमसली बोलते हैं, हर व्यक्ति बड़े से बड़े बैंक में जिसने पैसा जमा करवाया हुआ है, जो आपको सबसे सेफ बैंक लगता है पैसा जमा करवाया होता है, आप उसके पास सारे डिपॉजिटर सुबह पहुंच जाए और बोले हमें अभी के भी पैसा वापस कर दो, वो बैंक कोलैप्स कर जाएगा। क्योंकि उस बैंक ने तो आगे आगे पैसा इन्वेस्ट किया है। वो ये लेके नहीं बैठा कि अगर मेरा 1 करोड़ डिपॉजिटर है, वो सुबह के सुबह सारा 1 करोड़ मेरे पास आ जाए, बोले पैसा वापस करो। बैंक ने तो कहीं पे किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जिसका 3 साल बाद प्रॉफिट आएगा, किसी कंपनी में डाला है जिसका 2 साल बाद आएगा, कहीं पे डिविडेंड, जो जगह इन्वेस्ट किया है उसके पास, उसके बिल्डिंग में नहीं पड़ा हुआ वो। ऐसे ही किसी भी बड़े ग्रुप की फंडिंग होती है, साइकिल्स होते हैं, और उनकी जो इनकम होती है, उनको एक्सपेक्टेड होता है कि हमारी इतनी फंडिंग आराम से आ जाएगी। पर आप कुछ ऐसा क्रिएट कर दें कि वो ग्रुप की फंडिंग जो आराम से आनी चाहिए थी ना आ पाए, तो कोई भी ग्रुप होगा वो फंस जाएगा। हिंडनबर्ग के समय यही कोशिश हुई थी, और अगर वो कोशिश सक्सेसफुल हो जाती तो शायद आज ये केस नहीं डला होता। बट अडानी ग्रुप वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ, उसने अपनी जो भी ऑब्लिगेशंस थी, जो भी मार्केट की थी, वो पूरी करी। तो इसलिए स्टॉक प्राइस ना सिर्फ रिकवर हुआ बल्कि बहुत बढ़ गया, और सोरोस को शायद बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा, शॉर्ट सेलर्स को शायद बहुत बड़ा उस प्रोजेक्ट में नुकसान हुआ होगा। अब मैं आ जाता हूं जो केस लेके आए हैं, ये डीए नहीं है, ये यूएस अटॉर्नी है, पर सिस्टम वहां पे डेमोक्रेटिक पार्टी कंट्रोल्ड है न्यूयॉर्क में। वहां पे उस समय प्रेसिडेंसी भी जो बाइडेन की थी कंट्रोल्ड है। तो ट्रंप क्या बोले अब इसके ऊपर? पहले सोरोस बैक डीए की लिस्ट देख लीजिए, 6। एल्विन ब्राक, मैनहट्टन, न्यूयॉर्क, जो ट्रंप पे केस लेके आए थे, जो पूरा वो सिस्टम था उसके अंदर इन्वॉल्व थे। लैरी कैस्नर अलग अलग हैं, और इलॉन मस्क भी इस पे ये बोलता है इंटरेस्टिंग, मतलब अब हो सकता है जो अपॉर्चुनिटी सोरोस ने आइडेंटिफाई की थी वकील चुनने की इलेक्शन से, वहां पे मस्क भी अपना पैसा डाले। उसको भी जो अपॉर्चुनिटी थी जहां पे बड़ा बिजनेस पैसा नहीं डाल रहा था, अब वो भी अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी। अब शायद डीए के चुनाव भी बहुत पैसे वाले, बहुत कंटेस्टेड हो जाएंगे, क्योंकि स्टेक्स बहुत बढ़ गए हैं। आप किसी को भी अपराधी बना सकते हो अगर प्रोसिक्यूटर आपके हाथ में हो। और ट्रंप ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली, वहां पे जजेस भी आइडियोलॉजिकल होते हैं, वहां पे जजेस भी आइडियोलॉजिकल हैं। बहुत डिफरेंट सिस्टम है। डेमोक्रेटिक पार्टी जो लेफ्टिस्ट जज है उसको बनाएगी, रिपब्लिकन पार्टी जो कंजर्वेटिव होगा उसको बनाएगी। अब जजेस पे आने के लिए मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। यूएस में सिर्फ लॉयर्स ही नहीं, जजेस का अपॉइंटमेंट प्रोसीजर भी भारत से बहुत अलग है। और कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह ट्वीट किया कि जजेस भरे जा रहे हैं डेमोक्रेट्स द्वारा, क्योंकि अभी वो सेनेट कंट्रोल करते हैं। ये आप ट्रंप का ट्वीट देखिए, डेमोक्रेट्स आर ट्राइंग टू स्टैक द कोर्ट्स विद रैडिकल लेफ्ट जजेस on their way out the door. Republican senators need to show up and hold the line. No more judges confirmed before the inauguration day. क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जज एक बार बैठ जाए तो बहुत लंबा टेन्योर होता है। वहां पे सुप्रीम कोर्ट जज का टेन्योर 5-7 साल नहीं है जो भारत में होता है, वो लाइफ होता है। एक बारी कोई जज सुप्रीम कोर्ट में बैठ जाए तो जब तक वो खुद रिजाइन ना करना चाहे या बहुत डिफिकल्ट जो प्रोसेस होता है हटाने का वो ना हो, वो लाइफ लॉन्ग रहता है, 30 साल 40 साल। और ऐसे ही बहुत सारे कोर्ट्स में बहुत लंबे टेन्योर्स हैं। तो अगर आप सेनेट कंट्रोल कर रहे हैं, डेमोक्रेट्स कंट्रोल कर रहे थे, इस इलेक्शन में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ रिपब्लिकन सेनेटर्स जीते हैं, तो डेमोक्रेट्स जजेस अपॉइंट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो 2 महीने बचे हैं, ट्रंप कह रहे हैं इसमें वो जजेस भर रहे हैं। तो वहां पे सिस्टम बहुत अलग है। जैसा मैंने आपको बताया, वकील चुनाव से आते हैं या एक पॉलिटिकल प्रोसेस से आते हैं। जजेस कई जगहों पे बहुत पॉलिटिकल प्रोसेस से आते हैं, कई जगहों पे चुनाव से आते हैं। भारत जैसा सिस्टम नहीं है। तो वहां पे जब इंडाइटमेंट होती है, उनको पता होता है कि हमें फंड कौन कर रहा है, हमें अगला चुनाव कैसे लड़ना है। वकील के दिमाग पे क्लाइंट कौन है, प्रेशर होता है। प्राइवेट प्रैक्टिस में आपके क्लाइंट का आप हित दिमाग में रखते हैं। वहां पे पब्लिक लाइफ में भी जो लोगों ने फंड किया होता है या आपकी जेन्युइन विचारधारा है, आप उनकी बात का ध्यान रखते हैं। इसीलिए मैंने सोरोस से शुरू किया था। अब मैं आ जाता हूं समरी में हो क्या रहा है। मेरे हिसाब से 4 चीजें हो रही है। पहली बात, क्या अडानी गिल्टी है या अडानी गिल्टी नहीं है? ये सवाल बहुत लोगों के दिमाग में है। तो यूएस के अंदर भी प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है। जब तक पूरा केस नहीं होता, ट्रायल नहीं होता, कोई नहीं कह सकता कि गिल्टी है या इनोसेंट है। पर भारत के पर्सपेक्टिव में कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला काम क्या शुरू हो गया, कुछ लोग यहाँ पे भारत के सुप्रीम कोर्ट को अटैक करना शुरू हो गए हैं।
क्यों अटैक करना शुरू हो गए हैं? क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में केस चला था, एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने पाया कि अभी अडानी के अगेंस्ट कुछ प्रूफ नहीं है। किसी की रिपोर्ट के अनुसार पे, वो भी भारत के बाहर, उसका क्या एजेंडा है क्या नहीं, और उसके अगर प्रूफ नहीं निकलते, या तो प्रूफ निकले उस बात के, उसके अगर प्रूफ नहीं निकलते तो क्या एक कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए या भारत की स्टॉक मार्केट को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए? भारत को भारत के लीगल प्रोसेस से चलना पड़ेगा, किसी विदेशी देश के नहीं। और ये मैं इसलिए भी कहता हूं कि विदेश में भी, यूएस के एग्जाम्पल में भी, ट्रंप को 34 काउंट्स पे कन्विक्ट किया जाता है न्यूयॉर्क के कोर्ट के अंदर, पर सजा नहीं दी जाती, क्योंकि सरकार बदल गई है। और मेरे हिसाब से तो वो केस लाना ही गलत था। यूएस में अपने ही दो द्वंद्व युद्ध इतने हो रहे हैं कि किसकी सरकार है, किसका प्रोसिक्यूटर है, वो किसी हद तक भी जाते हैं अपने व्यू पॉइंट के लिए, अपने एजेंडा के लिए। तो भारत के साथ क्या कर सकते हैं वो, ये आप खुद ही सोच सकते हैं। जवाब ये देखते हैं कि वो एक एक्स प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ क्या कर रहे थे, जो अब करंट प्रेसिडेंट ट्रंप भी बन चुके हैं। 34 काउंट्स, 34 धाराओं पे कन्विक्ट किया था। तो अडानी के साथ क्या हो सकता है, तो आप सोच ही सकते हैं। दूसरी बात, जो इंडिया के अंदर जुडिशरी पे अटैक कर रहे हैं लोग सोशल मीडिया पे, बहुत ही गलत बात है। इंडियन कोर्ट्स, इंडियन जजेस, इंडियन लीगल सिस्टम से चलते हैं। आपके फेवर में जजमेंट आए या आपके अगेंस्ट आए, आप रोज सुप्रीम कोर्ट को अटैक करना शुरू कर देते हैं कि अडानी के केस में क्यों नहीं किया एक्शन। प्रूफ होगा तो एक्शन होगा, नहीं प्रूफ होगा तो आपको लगता है इसलिए एक्शन नहीं हो जाएगा। तीसरी और सबसे गंभीर बात, कोई भी व्यक्ति यहां बैठ के, मैं हूं या आप हो, नहीं जज कर सकता ये अडानी का इशू, सिवाय इस बात के कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस होता है अनलेस कोई प्रूव कर पाए। क्योंकि इतने बड़े बिजनेस के अंदर इकोनॉमिक इश्यूज हैं, सिर्फ भारत के नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमी इश्यूज हैं, वर्ल्ड पॉलिटिकल इश्यूज हैं, इंडिया की छवि के इश्यूज हैं, जहां पे सोरोस ओपनली कहता है मैं मोदी को गिराना चाहता हूं, जहां पे प्रेसिडेंट ट्रंप की एक वायरल क्लिप है जहां पे वो तारीफ कर रहे हैं कि उनके हिसाब से प्राइम मिनिस्टर मोदी से उनके कितने अच्छे रिश्ते हैं, जहां पे प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि मेरे सरकार में आने से पहले, इनॉग्रेशन डे से पहले ये जजेस भरना चाह रहे हैं। मैं ये नहीं जानता प्रेसिडेंट ट्रंप क्या व्यू लेंगे भारत के लिए, कि वो अपने देश के हित में लेंगे, भारत अपने देश के हित में लेगा, पर कुछ लोग तो विचारधारा को डिसलाइक करते हैं। भारत के अंदर जो रूलिंग पार्टी है उसकी विचारधारा को डिसलाइक करते हैं। तो ट्रंप कह रहे हैं कि वहां पे वो जजेस भर रहे हैं मेरे आने से पहले, वैसे ही वो वहां पे क्रिमिनल केसेस भर रहे हैं नई सरकार के आने से पहले। इवन दो देश की सरकार आएगी, न्यूयॉर्क में फिर भी कंट्रोल डेमोक्रेट्स का रहेगा, सिस्टम पे रहेगा, पर बहुत हल्का हो जाता है। जिस तरह ट्रंप को कन्विक्ट करवा पाए, पनिशमेंट नहीं दे पा रहे हैं, अपने आप ही अपडेट्स लगाई जा रहे हैं, डेट तारीख पे तारीख खेल रहे हैं, सेंटेंस नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो प्रेसिडेंट बन गए। तो यूएस का सिस्टम ये है, जो हम बहुत बड़ी तारीफ कर लेते हैं, जैसे पता नहीं क्या सिस्टम है, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है, प्रोसिक्यूशन का भी और जजेस के अंदर भी और अपॉइंटमेंट्स के अंदर भी। सो हमें भारत के हित में चलना है, स्मॉल व्यक्ति जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है उसके हित में चलना है कि अगर कोई कंपनी गलत कर रही है तो एक्शन होना चाहिए, गलत नहीं कर रही तो एक्शन नहीं होना चाहिए। पर गलत कर रही है या नहीं कर रही, वो इंडियन लॉ के हिसाब से होगा, वो इंडियन कोर्ट्स में प्रूव होगा। फॉरेन कोर्ट्स अगर ऐसा करते हैं तो इसका रिवर्स ले लीजिए, क्या इंडिया कल को किसी विदेशी कंपनी को बोले कि वो विदेश में काम कर रही है, विदेश में कुछ उसने किया, और हम उसको इंडाइट कर देंगे या उस पर केस करेंगे? कोई विदेशी देश ये नहीं चाहेगा। इंडिया को भी सेम स्टैंड लेना पड़ेगा, लेना चाहिए। इंडियन कोर्ट जो फैसला करें वो तो ऑब्वियसली सर माथे पे होगा। सो एज ऑफ नाउ, जैसा मैंने कहा, किसी भी अक्यूज्ड के लिए प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है, और वो ज्यादा बन जाती है स्ट्रॉन्ग जब पिछली बारी हिंडनबर्ग रिपोर्ट आपको फंसाने के लिए आई थी, फंसा नहीं पाई, आप अब्रॉड पैसा रेस कर रहे थे। अभी भी कोई बड़ी कंपनी हर पैसा जब बड़ा अमाउंट रेस कर रही है उसके पीछे 3, 4, 6 महीने की तैयारी होती है, और इसी समय आपकी ऐसी रिपोर्ट आती है, और वो भी 1 महीना 1.5 महीना पहले प्रेसिडेंट ट्रंप के ऑफिस लेने से। तो जाते जाते आप अपने सारे नंबर 1 दुश्मनों पे अटैक करना चाहते हैं, वो मेरे हिसाब से यहां पे हो रहा है। बाकी भारत में जांच होगी, जो आएगा उसको जांच के साथ, प्रूफ के साथ तब डिस्कस करेंगे।